नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सबके समक्ष एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही दिव्य विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या ज्योतिष शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ उपयोगी सिद्ध होती है? क्या हमारे जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता है? इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए और इन पॉइंटों पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष को वेदों में क्या कहा गया है, वेदों में कैसे समझाया गया है ज्योतिष को। वेदों में सर्वप्रथम जो एक परिभाषा आती है ज्योतिष को लेकर, वो बहुत ही दिव्य परिभाषा है। वेदों में कहा गया है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषे विनियेति दक्लम श्रोत्रम स्मार्त कर्मम सिद्धति। अर्थात वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेदों के चक्षु रूपी निर्मल अंग बताया गया है ज्योतिष को। ज्योतिष शास्त्र अकल्मषे, अकल्मष यानी दोष रहित, पवित्र, यानी ज्योतिष शास्त्र वेदों के चक्षु है जो पूर्णतः दोष मुक्त है, पूरी तरह पवित्र है। एक और परिभाषा में कहा गया है ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रह गणितम ज्योतिषम, अर्थात ग्रहों की गणना ही ज्योतिष है, ग्रहों की गणना ही ज्योतिष है। और जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर ज्योतिष को साधारण और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ज्योतिष को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए वेदर रिपोर्ट। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए वेदर रिपोर्ट। इट टेल्स यू व्हाट कंडीशन यू आर लाइकली टू फेस इन द फ्यूचर। एस्ट्रोलॉजी एक मौसम विज्ञान की तरह है जो आपको बताता है, जो आपको दर्शाता है कि निकट भविष्य में आप कैसी कंडीशन को फेस करने वाले हो। तो ये ज्योतिष शास्त्र बहुत ही दिव्य शास्त्र है। मैं ज्योतिष को एक विषय न कहकर शास्त्र कह रहा हूँ और इसका कारण भी है। ज्योतिष एक विषय नहीं है, ज्योतिष एक शास्त्र है, क्योंकि वेदों के हमारे 6 अंग बताए गए हैं और इन 6 अंगों को हम शास्त्र कहते हैं। वेदों के 6 अंग कौन से बताए गए हैं? छंद, शिक्षा, सूत्र, कल्प, पुराण और ज्योतिष। इन वेदों के वेदांग जो 6 वेदांग हैं हमारे, इनको हम शास्त्र कहते हैं और ज्योतिष भी उसमें 6ठे नंबर का शास्त्र है। और ज्योतिष एक विषय हो भी कैसे सकता है, क्योंकि ज्योतिष में तो 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का समावेश है। 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से ज्योतिष बनती है। वो 4 कौन कौन सी सब्जेक्ट है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी, यानी भौतिक, गणित, भूगोल और खगोल शास्त्र। इन 4 विषयों को बनाकर ज्योतिष शास्त्र बनता है, यानी ज्योतिष शास्त्र इन 4 विषयों के समावेश से पूर्ण होता है। अब ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा की जाती है वो है राशि और ग्रह। राशि और ग्रह। ज्योतिष में 12 राशि बताई गई है और 9 ग्रह बताए गए हैं। लेकिन अब देखिए, ज्योतिष मैंने बताया ना कि मैथमेटिक्स काम में आती है। ज्योतिष मैथमेटिक्स भी है, ज्योतिष फिजिक्स भी है, ज्योतिष जियोग्राफी भी है, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी भी है। अब देखिए, जो हमारी 12 राशियां हैं उनका निर्धारण हमारी ब्रह्मांड में किस हिसाब से किया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का। अब 12 राशियों को इस 360 डिग्री ब्रह्मांड में इस तरह से बांटा गया है। ये जो हमारा 360 डिग्री का जो ब्रह्मांड है, इसमें 12 राशियों को इस प्रकार से बांटा गया है
कि प्रत्येक राशि के 30 डिग्री का क्षेत्रफल या क्षेत्र हिस्से में आ रहा है। हम 360 में 12 का भाग देंगे तो 30 ही आएगा ना। तो प्रत्येक राशि के जो ब्रह्मांड में जो क्षेत्र हिस्से में आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री का। अब इस हिस्से में जैसे ये एक राशि के मेष, ये मेष राशि पहली राशि होती है जो मेष, ये वृषभ, ऐसे 30 डिग्री का एक क्षेत्र बना दिया गया है पूरे ब्रह्मांड को, और पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांट दिया गया है। अब एक राशि का क्षेत्र कितना आया? 30 डिग्री। अब उस 30 डिग्री के क्षेत्र में जो वहाँ के तारामंडल है, उनमें जो ताराओं और उन ग्रहों की जो स्थिति हमें देखने पर दिखाई देती है, अब वो जिस आकृति में दिखाई देती है उस ही का नाम उस राशि को दे दिया, उसी का नाम उस राशि को दे दिया। जैसे इस क्षेत्र में तारामंडलों को और वहां उपस्थित ग्रहों को देखने से उनकी आकृति एक मेष यानी एक भेड़ की तरह दिखाई देती है, एक भेड़ की तरह दिखाई देती है। तो इस राशि को, इस क्षेत्र को नाम दे दिया मेष, इस राशि को नाम दे दिया मेष। और ये आप प्रैक्टिकल रूप से किसी भी जो तारामंडल, बहुत सारी जगह होते हैं तारामंडल के अंदर, जैसे दिल्ली में भी है, वहां पर जाकर आप जब खगोल शास्त्र में समझोगे, देखोगे, तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ उस क्षेत्र में है, वो मेष जैसी आकृति का दिखाई दे रहा है। जैसे दूसरे राशि में हम दूसरे भाग में जब जाएंगे आगे दूसरे नंबर पे, तो वहां जो ताराओं की स्थिति है वो दिखाई देगी एक बैल की भांति, एक बैल की भांति। तो उसका नाम दिया है वृषभ। जब तीसरे भाग को देखेंगे तो वहां पर एक स्त्री और एक पुरुष की तरह, जैसे वो एक स्त्री और एक पुरुष की तरह मिलते हुए वो दिखाई देंगे, उसका नाम दे दिया मिथुन। इस तरह से प्रत्येक 12 राशियों को अलग अलग नाम दिया है, और वो नाम दिया है वहां पर दिखाई देने वाले तारामंडल की जो एक संरचना बन रही है, एक जो आकृति बन रही है, उनके नाम पर। अब इस 30 डिग्री को हिस्सा है, उससे जब जब जो जो ग्रह गुजरता है उस राशि पर उन ग्रहों का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, अब ये जो 30 ग्रह हैं, इनको हमने और छोटे करने के लिए 27 नक्षत्र में बांट दिया है। यानी एक राशि में 2.25 नक्षत्र, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। हमने और छोटे करने के लिए इनको 27 नक्षत्रों में बांट दिया है। अब इन ग्रहों का इफेक्ट इन राशियों पर कैसे पड़ता है, हम उनको समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह बताए गए हैं, सूर्य, चंद्रमा। हालांकि आप विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो वहां ना तो सूर्य को ग्रह माना जाता है ना चंद्रमा को, चंद्रमा को भी उपग्रह माना जाता है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह माने गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, यानी इनका अस्तित्व नहीं। उसको भी हम समझेंगे कि वो कैसे हैं छाया ग्रह, कैसे उनका इफेक्ट होगा। अब देखिए कि किस राशि पर किस ग्रह का कैसा प्रभाव पड़ता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि राशि पे ग्रह का इफेक्ट कैसे पड़ता है। देखिए, व्यक्ति के शरीर में 70% होता है जल, व्यक्ति के शरीर में 70% होता है जल। अब क्या चंद्रमा का एक नैसर्गिक गुण नहीं है कि वो मैग्नेटिक अपनी चुंबकीय शक्ति के कारण जल को हमारी ओर आकर्षित करता है, यानी चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा चंद्रमा की मैग्नेटिक पावर की वजह से ही तो आता है। तो जब समुद्र के जल को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर सकता है अपनी पोजीशन पे, जैसे पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन वो अलग अलग इफेक्ट दिखाता है, तो क्या मनुष्य के शरीर पर, जिस मनुष्य के शरीर में 70% जल है, क्या उस पर वो चंद्रमा इफेक्ट नहीं करेगा? करता है, लेकिन हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता।
निश्चित रूप से चंद्रमा इफेक्ट करता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, ऐसे जातक पूर्णिमा के समय में विचलित से रहते हैं, एक तरह से ओवर थिंकिंग की स्थिति में रहते हैं, वो करते हैं। अब देखिए कैसे इफेक्ट करते हैं। क्या सूर्य अपना इफेक्ट नहीं छोड़ता? ये तो सूर्य का तो आप स्पष्ट देखते हो ना कि सूर्य अगर सीधा है तो धूप तेज आएगी, अगर सीधा है सूर्य तो धूप तेज आएगी, अगर दक्षिणायन हो गया कहीं सूर्य तो हमारे यहाँ तो धूप कम आएगी ना। तो इसी हिसाब से प्रत्येक ग्रह राशि पर अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। जैसे अब ये राशियां हैं, ये मेष राशि, अब जैसे जैसे जो ग्रह हमारी राशियों के ऊपर से गुजरते हैं, वैसे वैसे वे ग्रह इन राशियों पर इफेक्ट डालते रहते हैं। अब प्रत्येक ग्रह की कौन सा ग्रह किस राशि के ऊपर कितने दिन रहेगा, ये हमारी साइंस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही है। जैसे हम देखते हैं, हम साइंस में पढ़ते हैं कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह अपना एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य के अपना एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष का समय लेता है। तो जुपिटर, जो हमने इस पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा है, तो जुपिटर को एक राशि में कितने दिन रहना चाहिए? 1 वर्ष। तो जुपिटर प्रत्येक राशि में 1 वर्ष के लिए ही रहता है। ऐसे ही चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 28 दिन या 1 महीना। तो एक राशि में वो कितने दिन ठहरेगा? 2.25 दिन। यानी चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है, एक राशि में 2.25 दिन ठहरता है। इसी हिसाब से जैसे शनि को बहुत धीमा ग्रह कहा गया है, जैसे कहते हैं ना कि शनि बहुत भारी है, भारी का तात्पर्य शनि जिस राशि पे आ जाता है 2.5 साल ठहरता है। और चूंकि शनि सूर्य के एक चक्कर लगाने में 28 वर्ष और कुछ दिनों का समय लेता है। अब 28 वर्ष को हम 12 में डिवाइड करेंगे तो एक राशि में कितने दिन ठहरेगा? 2.5 दिन, 2.5 वर्ष। यानी शनि एक बार सूर्य के चक्कर लगाने में 28 वर्ष और कुछ दिन का समय लेता है। और हम उस 28 वर्ष को 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो एक राशि की एज आया 2.5 वर्ष के लगभग, 2.5 वर्ष और कुछ दिन। इस हिसाब से शनि एक राशि में ठहरता है 2.5 वर्ष। इसी प्रकार से शनि को सबसे धीमा। अब जब जब जो ग्रह उस राशि के ऊपर से गुजरते हैं, वैसे वैसे वो ग्रह जो उनका नैसर्गिक गुण होता है, वो अपना नैसर्गिक गुण, वो अपना इफेक्ट उस राशि पे छोड़ते रहते हैं। और छोड़ेंगे भी क्यों नहीं? आप देखिए, ग्रहों पे अनेक प्रकार की केस होती है, उनका एक अपना अस्तित्व होता है। अब उस अस्तित्व में, उस एनवायरमेंट में जब कहीं कोई व्यक्ति जाएगा, जो कोई राशि जाएगी, तो उस पर उसका असर तो आएगा ना। जैसे आप समझिए कि एक गैस के स्प्रे से आपको बेहोश किया जा सकता है, आपको उत्तेजक किया जा सकता है, क्योंकि एक गैस का ही तो इफेक्ट है। अब जब वो ग्रह जो उनका नैसर्गिक गुण है उस राशि के ऊपर से गुजरेंगे, तो क्या वो उनका नैसर्गिक गुण उस राशि पे नहीं छोड़ेंगे? निश्चित रूप से छोड़ेंगे। जैसे मंगल जब किसी राशि के ऊपर से गुजरेगा तो उसका नैसर्गिक गुण है एनर्जी, गुस्सा, उत्तेजना। तो जब जब मंगल किसी राशि के ऊपर से गुजरेगा तो वो उत्तेजना देगा, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी अगर मंगल शुभ है तो। और जैसे शनि का नैसर्गिक गुण है न्यायप्रियता, मेहनती। तो जब जब शनि किसी राशि के ऊपर से गुजरेगा तो वो अपना इफेक्ट छोड़ेगा, अपना असर छोड़ेगा। इस तरह जब जब ये ग्रह जिस जिस राशि के ऊपर से गुजरते हैं उस पे अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। अब जन्म, कौन से व्यक्ति का जन्म किस राशि में हुआ, यानी व्यक्ति का जब जन्म होता है उस वक्त चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वही उस व्यक्ति की राशि होगी। किसी व्यक्ति का जन्म आज हुआ और आज इस वक्त चंद्रमा, ये समझिए मकर राशि में इस वक्त ही जन्म हुआ और इस वक्त चंद्रमा मकर राशि में है, तो उस जातक की राशि हो गई मकर। कौन से नक्षत्र में है? जैसे पुष्य नक्षत्र में हुआ है, किस में हुआ है, तो वो
उसके अकॉर्डिंग ही उसका नक्षत्र हो गया। अब राशि का और ग्रहों का उस वक्त कौन से ग्रह की क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका चार्ट बन के तैयार हो जाता है। उसकी कुंडली, कौन सा ग्रह उस वक्त किस राशि में बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह अपनी नीच स्थिति में है, कौन सा ग्रह अपने उच्च स्थिति में। जीवन में ग्रहों का बहुत महत्व होता है। महाभारत के युद्ध के समय भी भगवान श्री कृष्ण ने मुहूर्त देखा था कि कौन से मुहूर्त पे युद्ध किया जाए। भीष्म पितामह ने, आप सब ने महाभारत देखा है, आप सब बुद्धिमान हो, भीष्म पितामह ने भी एक विशेष मुहूर्त का इंतजार किया था अपने प्राण त्यागने के लिए। और यही नहीं, भगवान राम ने बहुत वर्षों तक नहीं, मैं कहूँगा युगों तक एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार किया था जन्म लेने के लिए। रामचरित्र में मानस में कहा गया है ना, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल वहे अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुते राम जन्म सुखमूल। यानी भगवान राम का जन्म उस वक्त हुआ जब सारे ग्रह, सारी तिथियां, सारी चीजें अनुकूल हो गई। भगवान राम का जब जन्म हुआ 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में विराजमान थे। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में ज्योतिष का बहुत महत्व है। अब मैं ज्योतिष को आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं कि आप ज्योतिष में सच्चाई है या नहीं, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा। आप दैनिक जीवन में उनको देखकर, उनका अध्ययन करके, उनका परीक्षण करके आप आकलन कर सकते हो कि हाँ, ज्योतिष में सच्चाई है, ज्योतिष सार्थक है। ये तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि ज्योतिष में सच्चाई नहीं है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली कैसे सिद्ध करें कि हाँ ज्योतिष में सच्चाई। अब मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, ये हस्तरेखाओं से ही समझ लीजिए। आप किसी भी व्यक्ति की आपने कुंडली नहीं देखी और आपने देखा कि ये शुक्र पर्वत है, किसी व्यक्ति का आपने हाथ देखा और आपने देखा कि ये शुक्र पर्वत है, उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ये शुक्र पर्वत है, उठा हुआ है और उभरा हुआ है, तो आप देखकर आंख मीच के कह दीजिए कि जिस जातक का जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, ऐसे ही कोई ग्रह आपको लग रहा है कि बिल्कुल हस्तरेखा में दब रहा है, बिल्कुल क्षीण है, तो आप कह सकते हैं कि कुंडली में जातक का यह ग्रह कमजोर है। अब हस्तरेखाओं से कुंडली का क्या सामंजस्य हो गया? क्या ये एक सिद्ध नहीं होती चीजें? एक और, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर आप कह सकते हो कि जातक की कुंडली में ग्रह कैसे हैं। जैसे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बेवजह ही अपमानित होता रहता है, बेवजह अपमानित होता रहता है, झूठ बोलता है, और ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह में लार ज्यादा बनती हो, यानी बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं ना जिनको बात करते हुए दूसरे तक छींटे चले जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है, यानी किसी से मिलने का 10 बजे टाइम दिया और वो 12 बजे पहुंचता है और हमेशा ही ऐसा करता है। ऐसे जातक के लक्षणों को देखकर आप आंख मूंद कर, आंख बंद करके कह सकते हो कि ऐसे जातक, इस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है। आप ऐसा अपने जीवन में प्रैक्टिकल कीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आगे के वीडियोज में आपको और बताऊंगा। मेरी ये जानकारी आपकी कुछ समझ में आई है, आपको कुछ सार्थक लगी है, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं जल्दी, राधे।